वेलकम टू बीकेजी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांत और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे, जो हर साल पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा का अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यानी किसी भी बात को हम जब किसी से कहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत। तो इसके जितने भी सिद्धांत हैं, आइए देखते हैं। पहला सिद्धांत है अनुबंध या साहचर्य का सिद्धांत। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता। यहाँ अमूर्त अमूर्त क्या होता है? यानी जब हम किसी वस्तु को बिना देखे उसके बारे में जब कल्पना करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? अमूर्त होता है। बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। यानी मूर्त मीन्स क्या होता है? मूर्त मीन्स होता है मूर्त। तो एक एक शब्द को समझते चलिए। मूर्त यानी जब हम किसी वस्तु को देखकर उसे अपने ज्ञान इंद्रियों से देखकर छू सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? मूर्त कहलाता है। तो बच्चों की जानकारी यानी वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। जैसे कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिया जाता है, या पानी कहने के साथ उन्हें पानी दिया जाता है या दिखाया जाता है, तब जाके वो सीखते हैं। अनुकरण का सिद्धांत दूसरा है क्या? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत इस प्रकार का सिद्धांत बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार या समाज का अनुकरण या नकल करके सीखता है। जिस प्रकार भाषा समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। चैपिनीज, सर्ली और कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा, रुचि एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्वलन का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उनकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों के रुचि आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी भाषा नहीं सिखाई जा सकती। साथ ही सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। यानी जब अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत होता है, इसमें बच्चे को जब तक वह इच्छुक नहीं है सीखने के लिए, तब तक हम उसको नहीं सिखा सकते हैं। तो इसलिए उसे हमेशा क्या करना चाहिए? अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। यानी खुद क्रिया करके जब बच्चा सीखता है, तो यह सिद्धांत उस पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है, तो उस कार्य को जल्दी सीख और समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी आपको पता है। जैसे मौखिक व लिखित कार्य करना, पाठों का अभ्यास करना आदि। अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। भाषा एक कुशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। भाषा की कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वदा आवश्यक है। शिक्षक को प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु क्या करना चाहिए? श्रुतलेख, अनुलेख, कविता, पाठ इत्यादि कोई न कोई कार्य अवश्य देना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक बार दोहराया जाएगा, वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगा। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मूल्य उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन कौशल। अतः इन्हें सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक होता है। इसके बाद आइए भाषा शिक्षण के नियम। इसके नियम को ध्यान से देखते हैं। इसके 8 नियम हैं, तो एक एक नियम को देखते हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, अनिश्चित से निश्चित की तरफ, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, आगमन से निगमन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, और विशेष से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर
ये गलत हो गया। पहला है मूर्त से मूर्त, यानी मूर्त इंद्रिय अनुभव का विशेष विषय है। अमूर्त उससे परे केवल समझा या मन से अनुभूत किया जा सकता है। यानी मूर्त जो होता है जब हम इंद्रियों के माध्यम से या अपने मतलब हाथों से या मतलब उसको छू कर देख कर जब हम उससे अनुभव करते हैं तो वह हमारा मूर्त कहलाता है। अमूर्त अभी हम बताएं जब हम किसी चीज़ को बिना देखे उसकी कल्पना करते हैं तो वही हमारा अमूर्त होता है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, विद्यार्थी के नए ज्ञान का आधार उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए। यानी वो कोई भी नया काम अगर सीखने जाता है विद्यार्थी तो उसे जो है पुराना ज्ञान से जोड़कर ही नए ज्ञान को दिया जा सकता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, छात्र अपनी संवेदनाओं द्वारा अनेक अस्पष्ट एवं अनियमित वस्तुओं की जानकारी करता है परंतु शिक्षक को चाहिए कि उसे स्पष्ट करे। यानी छात्र जब कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो अस्पष्ट होता है, लेकिन शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए उसके ज्ञान को। उसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, ये संश्लेषण है। तो बालकों को किसी विषय का पूर्ण ज्ञान एवं निश्चित ज्ञान देने के लिए शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का विश्लेषण एवं संश्लेषण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि क्योंकि विश्लेषण बालक को किसी बात को समझाने में मदद करता है और संश्लेषण निश्चित स्वरूप देता है। यानी विश्लेषण किसी बात को समझाता है और संश्लेषण से उसका एक निश्चित रूप देता है। आगमन से निगमन की ओर, तो इस नियम के अनुसार बालक को उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्याकरण के नियमों को समझाने के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, तो इसके अनुसार बालकों को रुचियों रुझानों आदि के अनुसार विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब बालक किसी भी कार्य करने के लिए रुचि होगी, उसकी रुझान होगा, तभी वह किसी वस्तु मतलब कार्य को सीख सकता है। तो उसके सामने ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए उसकी रुचि के अनुरूप ही। विशेष से सामान्य की ओर, पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए, यानी जब क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाएगा तत्पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, तब जाके बच्चा अच्छे से सीखता है। सरल से जटिल की तरफ, पहले बालकों को सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए। उसके पश्चात उसे विषय के कठिन भागों से अवगत कराना चाहिए। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना है, सही नहीं है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, तो ये राइट है। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन सहायक होता है, तो ये भी राइट है। और समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। यानी एक समृद्ध भाषा परिवेश होगा तो हम जाके अच्छे भाषा को सीख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यानी सही नहीं है, तो हमारा यही सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। तो भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है और बोलना कौशल पर बल देता है। तो संप्रेषण परक का उपागम पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। यानी जो भाषा का कुशलता होगा वह संदर्भ में अगर अच्छा होगा तो ये भाषा शिक्षण के संप्रेषण परक जो है अच्छा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है? यहाँ ध्यान देना है, उद्देश्य नहीं है। सही रूप में समझना, व्याकरण को नियमों को रटना, यानी रटना तो होता नहीं है,
तो हमसे सही नहीं पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ही हो जाएगा। और बाकी तीसरा है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनशील प्रयोग करता है, ये सही है। दूसरे के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना, ये भी हमारा पॉजिटिव आंसर है। ये तीनों पॉजिटिव है, तो सही नहीं पूछा था, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो चौथा का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता और कौशल और सोच का विकसित करना, मतलब किया जाए। तो हमारा भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे प्रश्नों को लिखित उत्तर दें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो अपने अनुभव संसार से जोड़ सके, तो जब कोई भी कविता या पाठ हम पढ़ाते हैं तो उसको जो है बच्चे क्या कर सके, अपने अनुभव को अपने अनुभव संसार से जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डॉट 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 और डॉट 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 बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण पूछा है, यह ध्यान देना है। पहला है ऑप्शन, साहित्य सहारा सराहना, सामाजिक सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक, भाषा साहित्य ऐतिहासिक, भाषा बोध सराहना बोध और ऐतिहासिक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो साहित्य और सराहना और सामाजिक, ये तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अभ्यासकार, शिक्षण प्रक्रिया, आंकलन, पाठ्य पुस्तक। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण प्रक्रिया, अभ्यास कार्य नहीं, शिक्षण का प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का प्रक्रिया हमारा बढ़िया होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2015 में पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, क्या अपेक्षित नहीं है। तो स्वाध्यानशीलता का विकास, सुनकर सशब्द शब्दशः दोहराने की क्षमता, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता और भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। तो अपेक्षित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर जो है, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास अपेक्षित नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर दूसरा हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। तीसरा है, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन करना, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, या हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। तो हमारा 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है, हिंदी की ध्वनियों को सीखने से। यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध किससे होना चाहिए, तो हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से सर्वाधिक संबंध होना चाहिए। आइए 11 पे चलते हैं। भाषा के भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं से बातचीत करने का, पढ़ने का, सुनने का या लिखने का। तो स्वयं से बातचीत करने का भी एक माध्यम है। आइए 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ये 2018 में पूछा गया है, बच्चों में क्या करना चाहिए, अलंकारिक भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए,
विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग करने की क्षमता विकसित पर बल देना चाहिए। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो विविध संदर्भों में क्या हो जाएगा? विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने में, यानी विकसित करने पर बल देना चाहिए। 13 की तरफ चलते हैं। 13, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि वह बहुत हद तक संभव हो। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो ये तो क्या होता है? हर भाषा, यानी जितनी भी भाषा हम लोग पढ़ते हैं उसका एक खुद की एक लिपि होती है। तो 13 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है सेकंड हो जाएगा। 14, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला ही ऑप्शन मिल गया, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 15 पर बढ़ते हैं। भाषा ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य या सबसे कम उद्देश्य। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, इसका दूसरा हो जाएगा। 15 का क्या हो गया? दूसरा। और 16 पे चलते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाओं विकसित करता है बल्कि डाटा को समझने में सहायता करता है। विभिन्न माध्यमों के उपयोग में, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति में, विभिन्न माध्यमों की जानकारी में, विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा में। तो 16 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा, यानी विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा में, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा में राइट आंसर हो जाएगा। आइए 17 पे चलते हैं। कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के पास के एक किसी शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थी अपने योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं, अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? भाषा अधिगम के कार्य, भाषा अधिगम के लिए कक्षा चर्चा, समूह भाषा की उत्पत्ति और भाषा मंथन। तो 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है? यानी अधिगम के लिए कार्य। किसके लिए कार्य कर रहे हैं बच्चे? समूह बनाकर अधिगम के लिए कार्य कर रहे हैं, सीखने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षण विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू का प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण या संदर्भ के द्वारा भाषा के द्वारा संदर्भ सूची में भाषा। तो 18 का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये जो काम होगा ये रजिस्टर पर आधारित काम होगा, रजिस्टर पे आधारित भाषा शिक्षण होगा। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 18 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 और लास्ट ही स्टेज में चल रहे हैं। भाषा कक्षा के लिए गतिविधियां तैयार करते समय एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? गतिविधियां जिन में सार्थक अंतःक्रिया सम्मिलित हो, गतिविधियां जो वास्तविक दुनिया के कार्यों से मिलती जुलती हो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है। तो 19 का जो है राइट आंसर ए और बी दोनों सही है, यानी गतिविधियां जो हो सार्थक और अंतःक्रिया हो और वास्तविक दुनिया से मिलती जुलती हो। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप पे चल रहे हैं। इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है? कुल भौतिक प्रक्रिया को, मौन तरीका को, प्राकृतिक उपागम को, सामुदायिक भाषा अधिगम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक, यानी सामुदायिक भाषा अधिगम को। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है? प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है। तो टॉप डाउन पठन सिद्धांत, बॉटम डाउन पठन सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त भाषा, ज्ञात से अज्ञात भाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त, यानी पहले हमें मूर्त
वस्तुओं को दिखाना है, उसके बाद से अमूर्त की तरफ जाना है। 22 की तरफ चलते हैं। कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जिससे जैसे कि वह मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है, इस इत्यादि। इसके आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है। संप्रेषणात्मक उपागम, संदर्भ में व्याकरण, रचनात्मक उपागम और कोश विषयक उपागम। तो ये क्या है, मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है, तो कोश उपागम का वह विकास करना चाहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अब 23, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कुल भौतिक प्रक्रिया TPR किन विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। क्रिया करके सीखना और श्रवण द्वारा सीखना, पठन द्वारा सीखना और चित्र देखकर सीखना। तो लास्ट का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी कुल भौतिक प्रक्रिया जो है क्रिया करके सीखने पर बल देता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए